वेलकम बैक ऑन क्लेरी कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग रोटरी बैलेंसिंग का सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल सेकेंड, four masses A, B, C and D are completely balanced. Masses C and D make angle of 90 and 195 respectively with that of mass B in the counterclockwise direction. The rotating masses have the following properties. MB is equal to 25 kg, MC is equal to 40 kg, MD is equal to 35 kg, RA is equal to 150 mm, RB is equal to 200 mm, RC is equal to 100 mm and RD is equal to 180 mm. Plane B and C are 250 mm apart. Determine the first thing, mass A and its angular position with that of mass B. And second one is a position of all the planes related to plane of mass A. सो ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम उसकी जितनी भी गिवन डाटा है उसको एक डायग्राम से समझते हैं पहले। तो यहाँ पे एक शाफ्ट है जिसके ऊपर 4 मासेस प्लेस्ड है ए बी सी डी। जो सी मास है वो कुछ 90 एंगल पे प्लेस्ड है फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द डी मास जो है वो कुछ 195 एंगल पे है इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आपको क्वेश्चन में बता गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मास आपका जो एम बी है वो 25 kg है, एम सी जो है वो 40 kg है और मास ऑफ डी जो है आपका वो 35 kg है। और ये जो सारे मास है वो कुछ डिफरेंट रेडियस पे रखे गए, जिसमें से मास जो बी है वो कुछ 200 mm की रेडियस पे रखा गया है, जबकि मास सी जो है वो 100 mm की रेडियस पे रखा गया एंड जो मास डी है वो कुछ 180 जितनी रेडियस पे रखा गया है। और जो आपका प्लेन है मतलब कि मास बी और सी जहाँ पे रखा गया है जो वो प्लेन है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ 250 mm दिया गया है। तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि मास ए है वो कितने, के साथ आप लोगों को थीटा ए भी पूछा जा रहा है फ्रॉम द बी मास, और ए मास से आप जब कैलकुलेट करो तो सारे डिस्टेंस कितने होंगे उसके बारे में पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है ग्राफिकल मेथड में भी दो चीज़ें होती हैं, फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन, जिसमें से हम लोग पहले फोर्स पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मास ए का नहीं पता है, तो पहले हम बी सी और डी की वजह से प्रोड्यूस हो रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है और जो एंगल दिए गए हैं उस पर हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो जिसमें से पहले मास बी के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एम बी आर बी हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो जीरो एंगल पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये वेक्टर का लेंथ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा है जो है एम बी आर बी। अब यहाँ एरो जो आपका है मतलब कि हेड जो है उधर से दूसरा आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ करते हैं जो है सी का, जो 90 एंगल पे रखा गया है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम सी आर सी। अब बात करते हैं डी मास की, जिसको हम सी के हेड से ड्रॉ करते हैं एट 195 एंगल पे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम डी आर डी जितना। तो ये तीनों मास का आपको रेडियस, मास और एंगल पता होने की वजह से आपने इसका पॉलीगॉन ड्रॉ किया। पर यहाँ पे आप एक नोटिस करेंगे कि आपका जो पॉलीगॉन है वो क्लोज नहीं हुआ है। टू मेक इट क्लोज हम उसको एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं। ये जो वेक्टर का लेंथ है वो आपको दिखा रहा है एम ए आर ए, मतलब कि मास ए की वजह से प्रोड्यूस हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू एम ए आर ए। यहाँ पे आपको रेडियस आर ए जो है वो क्वेश्चन में ये दिया गया है 150 mm, तो उसको उससे हम डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ ए मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें मास ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात रही एंगल की, तो हॉरिजॉन्टल से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माप लेते हैं जिससे हमें थीटा ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो फोर्स पॉलीगॉन से आप लोगों को मास ऑफ ए और थीटा ऑफ ए जो है वो मिल गया है। अब हम बात करते हैं कपल पॉलीगॉन के। तो यहाँ पे कपल पॉलीगॉन में हम लोग देखते हैं कि एक रेफरेंस प्लेन बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कपल को आपको कैलकुलेट करना है तो कोई एक प्लेन आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि जिसकी रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे बी को एज मैं रेफरेंस प्लेन ले रही हूँ, तो बी की लेफ्ट साइड में सिर्फ ए नाम का प्लेन बचेगा जिसमें मास एम ए है, और राइट हैंड डायरेक्शन में सी एंड डी नाम का प्लेन बचेगा जिसमें मास सी एंड डी रखा गया है। तो यहाँ पे पहले हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। अब आप लोगों को सी प्लेन पे रखे गए मास
उसका रेडियस भी पता है और एंगल भी पता है और उसका केजी कितना है वो भी पता है और डिस्टेंस भी पता है 250 mm फ्रॉम द प्लेन बी। तो पहले हम उसको ड्रॉ करते जो 90 एंगल पे होने की वजह से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में ड्रॉ गया है। अब इसका जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम या कपल दिखाता है जो है MC RC DC। अब आप लोगों को ए प्लेन और डी प्लेन का मास पता है पर आप लोगों को कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से ड्रॉ करना है वो नहीं पता है, कौन से एंगल पे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका मास फोर्स पॉलीगॉन जो है उसमें डी और ए का जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन में पैरेलली हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन अपनी ज्वाइन होती है उससे हम लोगों को डी का वैल्यू इजीली मिल सकता है और डी का वैल्यू भी इजीली मिल सकता है क्योंकि इन द लास्ट फोर्स पॉलीगॉन में आप लोगों ने एम ए और आर ए का वैल्यू तो मिल चुका था आपको, एम डी और आर डी का भी वैल्यू आपके पास है। तो ये लेंथ को मेजर करके आप लोग डी डी और डी ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच या एनालिटिकल मेथड के बारे में। उससे पहले हमें गिवन डाटा लिख लेना चाहिए। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, मास ऑफ ए प्लेन पे रखा गया है वो नहीं पता है, आर ए जो है वो 150 mm है और थीटा ए आपको नहीं पता है, जबकि आपको एम बी का मास रेडियस और थीटा बी तीनों चीज़ें पता है। सी मास के लिए भी आपको मास रेडियस और थीटा पता है और डी मास का रेडियस और थीटा भी पता है। तो फाइंड करने के लिए आप लोगों को यहाँ मास एम ए और थीटा ए नहीं पता है। बिफोर स्टार्ट एनालिटिकल मेथड पहले हम लोगों को एक टेबल बना लेना चाहिए। ये टेबल के अंदर प्लेन, मास, रेडियस, डिस्टेंस एंड एंगल इंक्लूडेड होने चाहिए। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि आपका कुछ प्लेन है वो ABCD है जिस पे कुछ मास MA रखा गया है, एट रेडियस RA और उसका डिस्टेंस 0 रखा गया है। मतलब कि आपका जो भी प्लेन है उसको हम लोग ए से मेजर करने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए रेफरेंस प्लेन आपका ए हो जा रहा है जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस 0 है। इसी तरह मास MB, RB और DB बात करते हैं। अब ये जो DB दिखा रहा है आपको वो क्या है, प्लेन ए से प्लेन बी तक के बीच का डिस्टेंस बता रहा है और थीटा बी जो है वो मास आपका है वो कौन से एंगल पे रखा गया है उसका वैल्यू है जो है 0। इसी तरह मास C, RC, DC और उसका एंगल 90 दर्शाया गया है और मास D और उसका रेडियस RD और डिस्टेंस DD जो प्लेन A से D तक का डिस्टेंस है वो बताया गया है एट एंगल 195। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हर एक मास जो है वो डिफरेंट एंगल पे रखा गया है और डिफरेंट एंगल पे कुछ फोर्स या कपल प्रोड्यूस होता है तो उन दोनों की दो कंपोनेंट होते हैं, एक कोस की रिस्पेक्ट में और एक साइन की रिस्पेक्ट में। तो हमारा जो टेबल था उसमें हम 4 और कॉलम ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टेबल के अंदर प्लेन, मास, रेडियस, डिस्टेंस एंड एंगल तो पहले से ही इंक्लूडेड था जिसके अंदर हमने फोर्स की कोस थीटा और साइन थीटा की 2 कॉलम और कपल की भी कोस थीटा और साइन थीटा की 2 कॉलम ऐड कर चुके हैं। इसके अंदर हम अभी जितनी भी वैल्यू हमें गिवन की है, पहले हमने सिर्फ रेडियस आर ए लिखा था पर अब हम जितनी भी वैल्यूज आपको पता है वो सारी इसके अंदर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एम ए और रेडियस 150, जबकि आपका रेफरेंस प्लेन है इसकी वजह से डिस्टेंस 0 हो जाएगा और एंगल थीटा है। इस तरह हम हर एक प्लेन के रखे गए मास का रेडियस, डिस्टेंस, एंगल सब लिख लेते हैं और इसके कंपोनेंट जो है वो भी बता देते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि एम आर एल कोस थीटा होने की वजह से आपका जो डिस्टेंस 0 होने की वजह से मास और प्लेन ए जो है उस पर प्रोड्यूस हो रहा कपल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम द टेबल आप लोग ये चीज़ डिनोट कर सकते हैं कि आप लोगों को मास ए नहीं पता है, थीटा ए भी नहीं पता है, डिस्टेंस 2 नहीं पता है, डीबी और डीडी नहीं पता है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एनालिटिकल मेथड की कंडीशन समेशन फोर्स इज इक्वल टू 0 मतलब कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ ऑल कपल इज इक्वल टू 0 करेंगे, जिसमें से पहले हम कोस थीटा की सारी टर्म्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर साइन थीटा की टर्म्स को 0 करेंगे इन फोर्स एंड कपल इन बोथ। तो पहले हम फोर्स थीटा की जितनी भी टर्म्स है उसका समेशन इक्वल टू 0 करते हैं, जिसमें पहले कोस थीटा की सारी टर्म्स जो है
इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एम ए इंटू 150 इंटू कोस थीटा ए, यही टर्म का आपको फोर्स जो है वो नहीं पता है, जिसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं साइन की सारी टर्म की, जिसमें भी हमें एम ए इंटू 150 इंटू साइन थीटा ए जो है उसकी टर्म नहीं पता है, उसको हम इक्वेशन नंबर बी दे देते हैं। जब भी हम इक्वेशन ए और बी में जो अननोन चीज़ें थी, मतलब कि एम ए इंटू कोस थीटा ए और एम ए इंटू साइन थीटा ए, उसको इक्वल टू की दूसरी ओर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ को हम स्क्वायर करते हैं, जिससे हमें इक्वेशन कुछ मिलती है एम ए इंटू 150 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, जिसकी वजह से एम ए इंटू 150 का स्क्वायर ही बचेगा, और ये स्क्वायर को हम सामने की ओर ले चलते हैं, जिससे रूट बन जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो कोस थीटा की जितनी भी नॉन टर्म्स थी उसकी वजह से मिल रही वैल्यू है, जो है -1085 इंटू 33, और दूसरी जो टर्म है, जो वैल्यू आपको बताई गई है, वो साइन थीटा की जो वैल्यूज आपको पता थी, नॉन चीज़ें जो पता थी, उसकी वजह से मिल रही वैल्यू है, जो है 2369.44। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको एम ए का कुछ वैल्यू मिलेगा 17.37 kg। अब बात करते हैं टेन थीटा फाइंड करने की। तो उसके लिए आपको समेशन ऑफ F5, मतलब ये साइन की टर्म का जो भी समेशन है, डिवाइड बाय कोस की टर्म का करना पड़ेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दर्शा रहे हैं वो बता रहा है कि आपने जब इक्वल टू की दूसरी ओर भेजा है वो समय पे वो पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव बन जाता है, और ऑलरेडी जो नेगेटिव साइन है 1085.33 का वो दर्शाया गया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा ए, और इसको सॉल्व करने से आपको थीटा ए मिल जाएगा, जो होगा आपका 294.6 डिग्री। बात करते हैं मोमेंट की। तो मोमेंट या कपल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि सम ऑफ ऑल कपल इक्वल टू 0, जिसको हम कोस के लिए और साइन के लिए अलग अलग यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम कोस थीटा की जितनी भी टर्म्स थी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, जिसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे सी बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि कोस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ दो ही टर्म बचेगी, और ये जो दो टर्म है उससे हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं, जो हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू 1.21 डी डी। मतलब कि जो डिस्टेंस है आपको ए से मेजर करना है, उसके लिए हम लोगों को मोमेंट कपल समीशन की ज़रूरत पड़ी, जहाँ से हमें एक रिलेशन बी और डी के बीच में मिला है। अब हम साइन के जितने भी टर्म्स थे उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन में भी आप देख सकें कि साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर डी बोल देते हैं। और यहाँ भी आपकी सिर्फ दो ही चीज़ें बचेगी, जिसकी वजह से आपको और एक रिलेशन मिलेगा, और ये जो रिलेशन है आपका डिस्टेंस ऑफ सी और डिस्टेंस ऑफ डी के बीच का मिलेगा, जो है डी सी इज इक्वल टू 0.4076 डी डी। अब आप सभी को पता है कि बी प्लेन और सी प्लेन जो था उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 250 mm था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू डी बी, बी से सी तक का डिस्टेंस, मतलब कि डी बी प्लस 250, और ये जो डी बी बता रहा है वो क्या है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। तो आपको सी तक का डिस्टेंस मिल गया इज इक्वल टू 0.407 डी डी। इसको आप जब सॉल्व करोगे, जिसमें आप डी बी इज इक्वल टू 1.21 डी डी, जो इसको हमने इक्वेशन ए बोला था उसकी वैल्यू पुट करते हो, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, और जिसकी वजह से आपको डिस्टेंस ऑफ प्लेन डी फ्रॉम द ए का वैल्यू मिल रहा है, जो है -311.56 mm। अब ये वैल्यू आप जब इक्वेशन ए मतलब कि 1 और 2 के में रखेंगे तो आपको डी बी और डी सी का जो वैल्यू मिल जाएगा, जो दर्शा रहा है -376.98, और डी सी का जो वैल्यू बता रहा है वो आपको -126.80 mm। सारे प्लेन का जो डिस्टेंस है वो तो मेजर कर लिया। अब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि आप लोगों को प्लेन ए से ये तीनों जो प्लेन है मास बी सी और डी कितने डिस्टेंस पे उसको दिखाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि सारे जो भी प्लेन है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है प्लेन ए से। तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम था उसको हम रिफ्रेश करते हैं, वापस ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाए कि आपका जो प्लेन ए है
वो ऊपर आ जाएगा और बाकी के सारे प्लेन है वो उसकी लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, जिसमें से प्लेन सी है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सबसे कम आया है, जो है 126.80। फिर आएगा डी प्लेन और आफ्टर दैट बी प्लेन, जिनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। सी तक का 126 था, डी तक का आपका 311.56 था और बी तक का 376.98 था। तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्लेन से सारे डिस्टेंस मेजर करने को दिए गए तो भी हम कपल पॉलीगॉन है या फिर कपल का जो समीशन है इक्वल टू 0 का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और वापस रीड्रॉ कर सकते हैं। So hope you enjoy this lecture, and this type of numerical is very important. Then solve more questions. Hope you like this session.